तो आज दिल्ली में हुकार भरने वाले हैं सपा महासचिव। दिल्ली के संविधान क्लब में स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम होने वाला है। काशीराम के मिशन को पुनर्जीवित करने के नाम से ये कार्यक्रम होगा। दलित चेतना, दलितों को जोड़ने पर अपनी बात रखने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे स्वामी। साथ ही साथ 15 बनाम 85 की लड़ाई शुरू करने हेतु इसी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि हैं। तो काशीराम के मिशन को पुनर्जीवित करने के नाम से ये कार्यक्रम होने वाला है। दलित चेतना, दलितों को जोड़ने पर अपनी बात रखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यानी कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर आज शिरकत करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस विवाद के बाद मोर्चा खोल रखा है, वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत और स्वामी के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब महंत राजू दास ने स्वामी की विचारधारा को आतंकवादी बताते हुए बड़ा हमला बोला है। जो बार बार रामचरितमानस की जलाने की बात करता हो, जो बार बार कहता है कि सपा की सरकार बनेगा तो हम रामचरितमानस पर प्रतिबंध कर देते, वो खुला ऐसे आतंकवादी घूम रहा है, वैचारिक आतंकवादी खुला ऐसे जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है, जिसको आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाकर और देश की तोड़ने का जो बात करता है वो खुला घूमे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुख इस बात की है कि एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रामचरितमानस को गाली देता है, भगवान कृष्ण को गाली देता हो, जो गीता को जलाने की बात करता हो, जिसके प्रसाद में रामचरितमानस जलाया जाता हो, उसको तुरंत प्रोत्साहन दे दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इससे क्या दिखता है? और एक तरफ तो जो जिसने रामचरितमानस की बात किया, ऋचा सिंह, रोली तिवारी, उसको पार्टी का बाहर का रास्ता आप दिखा देते हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मति भ्रम हो गया, लोहिया के विचारों से हट चुके हैं। तो यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सरकार साल 2023 से 24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है और इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट पेश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। साथ ही साथ माना जा रहा है कि इस बार बजट का आकार 7 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता है। सरकार की कोशिश रहेगी कि इस बजट के माध्यम से 2022 के भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जा सके। ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। बजट में ये ध्यान रखा जाएगा कि उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिले। चर्चा है कि सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, बजट पेश करने से पहले सुबह 9:30 बजे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 बजे विधान भवन स्थित तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कल विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया जाएगा, आज पेश किया जाएगा। इसे लेकर सरकार की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार रिकॉर्ड बना रही है और इस साल भी बजट में उसकी झलकियां देखने को मिले। भारी भरकम बजट कहा जा रहा आएगा, एक और नया रिकॉर्ड बनाने वाला। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार आई है, तब से रिकॉर्ड निरंतर बन रहे हैं और जो आपको सुनने में आ रहा है वह सच भी है कि एक शानदार, एक जानदार प्रदेश के विकास करने वाला बजट, प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला बजट, प्रदेश में सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट और जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था, उस वादे के अनुसार आगे बढ़ने वाला बजट होगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाता हूँ। सर, लेकिन विपक्षी भी बड़ी निगाह लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले का बजट आया था, इससे पहले वाला, तो उसमें जो आवंटन हुआ उसमें से मात्र 55-60% खर्च हुआ, बाकी खर्च ही नहीं कर पाई सरकार। नहीं, अभी उनको शायद मालूम नहीं, उनको बता दीजिएगा कि बजट 22 फरवरी को आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को पूरा होता है और अगर उनको 22 मार्च को अगर वह कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से वो जनवरी का आंकड़ा लेकर के बोल रहे होंगे
और जो 2 महीने इधर के बचे रहते हैं, ये एक निर्णायक समय होता है। इसमें बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है और सरकार जो भी बजट लाती है कोशिश रहती है कि 100% बजट खर्च हो जाए, उपयोग हो जाए, जिससे प्रदेश के जिन भी क्षेत्रों के लिए बजट का आवंटन हुआ हो उस क्षेत्र के लिए वो खर्च होगा तो निश्चित तौर से उसका परिणाम आएगा। सर, वो संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं कि 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, पहले तो आया नहीं, इस बार वो कह रहे हैं क्या उम्मीद की जाए? नहीं आ रहा है, उनको मालूम नहीं होगा क्योंकि उनके पास हवा में रहते हैं, ज़मीन पे जाते नहीं हैं। जिन लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिला है, कोई अगर अखिलेश यादव जी समझें कि उनको फ्री में 2 सिलेंडर मिलेगा तो उनको नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा आप उनको। जो गरीब आदमी है, जो अपने से खरीद नहीं सकता है, जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, उनको यह व्यवस्था दी जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चित्रकूट से खबर है, अब्बास और निखत के मिलन कांड से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आज खत्म होगी निखत के ड्राइवर नियाज की पुलिस रिमांड। तो आज मेडिकल के बाद नियाज को जेल से वापस भेज सकती है पुलिस। अब्बास निखत को मिलाने वाले सपा नेता की कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट में फराज खान की रिमांड मांग सकती है पुलिस टीम। तो निखत के ड्राइवर नियाज की आज रिमांड खत्म हो सकती है। निखत की रिमांड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मेडिकल के बाद ये रिमांड खत्म होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कोर्ट में फराज खान की रिमांड पुलिस मांग सकती है आज। वहीं दूसरी तरफ कासगंज के पचनाना जेल में बंद माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास पर अब तीसरी आंख की नजर रहेगी। पत्नी निखत से मिलन कांड के बाद अब्बास को कासगंज की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब्बास पर निगरानी रखने के लिए डीजी जेल ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब्बास की निगरानी के लिए कासगंज जेल को 5 बॉडी बोर्ड और 1 ड्रोन कैमरा दिया गया है और इसी क्रम में अब्बास से जेल से मुलाकात का दिन भी निश्चित किया गया है। अब जेल में अब्बास से जो भी मिलने जाएगा उसके लिए अलग समय तय करने पर ही मिला जाएगा। और दरअसल पिछले दिनों अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर अब्बास की हत्या करवाने की आशंका जताई थी। डीजी सर के आदेश से एक ड्रोन कैमरा और 5 बॉडी वार्न कैमरा आया है और उसकी निगरानी, उसी के माध्यम से इन लोगों की निगरानी की जा रही है 24 आवर। देखिए, यहाँ जो अब्बास अंसारी की सुरक्षा में जो बंदी रक्षक लगे हैं वो इस कारागार के नहीं हैं, अन्य मंडलों के कारागार से आए हैं और 30 दिन तक रहेंगे। 6 बंदी रक्षक, 3 बंदी रक्षक, 3 हेडवार्डर। मुलाकात इनकी उसके लिए दिन निर्धारित कर दिया गया है जेल मैनुअल के प्रावधानों के अंतर्गत और अलग से कराई जाएगी कि जिससे हम मुलाकात के साथ ये मिलने न पाएँ और डिप्टी जेलर और एलआईयू की देखरेख में कराई जाएगी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मऊ में 2 मंजिला आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि मऊ में नगर मजिस्ट्रेट की ओर से आरबीओ एक्ट के तहत 19 दिसंबर 2022 को निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगा था कि बिना नक्शा पास कराए और बिना मंजूरी के ही आलीशान मकान बनाया गया है। और इसे लेकर अंसारी फैमिली की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। तो ऑर्डर पास किया गया है आरबीओ एक्ट के तहत, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसकी अपील लाई करती है। कोर्ट ने इस राज्य सरकार की इस प्ली को माना और ये डायरेक्शन किया कि आप अपील फाइल करिए। उनकी तरफ से एक प्ली ली गई कि साहब जब तक हमारी अपील हम फाइल करेंगे और अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया जाए, हमारा निर्माण ना गिराया जाए। इस प्ली को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, और जो अब्बास अंसारी का मुकदमा ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वहीं बलिया पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी को लेकर बड़ी बात कही। निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल ने अफजाल और अब्बास को लेकर कहा कि पार्टी में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जो जातियाँ हो रही आजम है, इरफान सोलंकी है और ये अफजाल जैसे लोग, मुख्तार तो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं कभी, और वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जहाँ वोट रहा उसी में रहे तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई,
मिलकर तो सरकार बनाते रहे मिलजुल के। क्या आप ज़्यादा और आज़िज़ को शामिल करेंगे, समाजवादी पार्टी अपने में शामिल करेंगे? देखिए, हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथी रहे हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हमारी पार्टी, नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल अफजाल के लिए बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा विधायक नंद किशोर को बड़ी राहत मिली है। 15 साल पुराने केस में नंद किशोर समेत 4 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लोनी से भाजपा विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। 2007 में छात्र नेता रहे नंद किशोर गुर्जर और यतेंद्र नागर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 150 साल पुरानी अंग्रेजों की कब्र तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर यह केस दर्ज हुआ था। सिहानी गेट थाने में दरोगा जितेंद्र कालरा ने दर्ज करवाया था ये पूरा केस। आपको बता दें, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया है। और खबर आगरा से है। पार्क का नाम बदलने को लेकर मंत्री ने सफाई दी है। शाहजहां गार्डन के नाम को लेकर योगेंद्र उपाध्याय बोले हैं, शाहजहां गार्डन का नाम बदलने के लिए नहीं कहा गया था। जोनल पार्क को गीता गोविंद वाटिका करने का सुझाव दिया गया था। अखबारों और मीडिया में तथ्यों को गलत समझाया गया है। तो शाहजहां गार्डन के नाम को बदले जाने को लेकर ये पूरी सफाई उन्होंने पेश की। रखने का प्रस्ताव दिया था। यह चर्चा है कि मैंने शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर गीता गोविंद वाटिका रखने का प्रस्ताव दिया है आगरा प्रशासन को, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आगरा में ताजनगरी स्थित 19 एकड़ का जोनल पार्क जो है उसको गीता गोविंद वाटिका के रूप में डेवलप करके उसका नामकरण गीता गोविंद वाटिका रखने का प्रस्ताव दिया था। यह चर्चा है कि मैंने। और खबर रायबरेली से है, जहां 5 लोगों की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया है। खीरो ब्लॉक के भीतर गांव में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। मौके पर जाकर जांच में जुटी हुई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। खीरो ब्लॉक का ये पूरा मामला है। हार्ट अटैक, फिलहाल हार्ट अटैक वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 लोगों की मौत हो गई। निर्माण में जुटा हाईवे हादसे का शिकार हुआ है। गेट के रोड क्रॉस से टकराने पर यह पूरा हादसा हुआ है। हादसे में हाईवे चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। तो निर्माण में जुटा हाईवा इस हादसे का शिकार हो गया है। गेट के रेड क्रॉस से टकराने के बाद यह पूरा हादसा हुआ। नोएडा स्टेडियम चौराहे के पास चलती बस में आग लग गई है। रोडवेज की बस में आग लगी है। अफरा तफरी मच गई है। बस में आग लगने से फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया जा रहा है। बस में शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है आग लगने की। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते पूरी आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह आग लगने की वजह से अफरा तफरी उस वक्त वहां पर मची हुई है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून समेत कई जगहों पर बारिश से मौसम बदला है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। आपको बता दें, अचानक बारिश और बर्फबारी से तापमान में कमी देखने को मिली है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद तापमान में खासा गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है। देहरादून और हरिद्वार में इनकम टैक्स की छापेमारी पड़ी है। और देहरादून के लाल तप्पड़ में मशरूम फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। फ्लैक्स फूड कंपनी पर इनकम टैक्स का रेड उन्होंने छापेमारी की है। कंपनी के कागजात, बैंकिंग लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई गई है। हरिद्वार के 2 करीबियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी पड़ी है। बैंकिंग लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई गई है। 2 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की गई। तो उत्तराखंड में 14 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 7 आईएएस और
6 पीसीएस और एक वित्त अधिकारी का भी ट्रांसफर हुआ है। आपको बता दें, आईएएस ब्रजेश संत को कमिश्नर खाद्य बनाया गया है। आईएएस बंसीधर तिवारी को उपाध्यक्ष मसूरी और देहरादून बनाया गया है। विकास प्राधिकरण का चार्ज दिया गया है। आईएएस संजय कुमार को निदेशक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हल्द्वानी का चार्ज दिया गया है। पीसीएस नंदन कुमार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी का चार्ज मिला है। आशीष भट्टगई को निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई है। निधि यादव को निदेशक समाज कल्याण बनाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड शासन में जारी अधिकारियों का तबादला, ये पूरा आदेश जारी किया गया। तो चारधाम यात्रा के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। पहले दिन 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सरकार की कोशिश है कि इस बार चारधाम यात्रा पिछले साल से भी अच्छी रहे। पर्यटन विभाग की तरफ से देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में चारधाम यात्री कॉल कर यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ ही अपनी समस्या के बारे में भी बता सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं पर्यटन विभाग के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहां लगे हुए हैं काम पर। लगातार फ़ोन आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन के जरिए लगातार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। 14,786 लोग जो है चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और ये पूरी पेंडेंसी चल रही है। कंट्रोल रूम में 25 कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो पंजीकरण से जुड़ी समस्या पर भी बारीकी से नजर रखेंगे। कॉल सेंटर में वर्कर्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, वो लगातार कॉल अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाना है उस पर लगे हुए हैं। इस बार 3-4 प्रोसेस अलग किए गए हैं। ऑनलाइन तो किया ही जाना है, इसके अलावा फ़ोन के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं और एक ऐप भी पर्यटन विभाग ने जारी किया है, उसके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 6 महीने के लिए चलती है। कोरोना महामारी की वजह से यात्रा 2 साल तक बाधित रही। पिछले साल यात्रा विधिवत रूप से संचालित हुई तो यात्रा पर रिकॉर्ड टूट गए। सरकार मानकर चल रही है कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहने वाली है। यही वजह है कि इस बार तैयारियां पहले ही दुरुस्त की जा रही हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम से उम्मीद कर रहे हैं बढ़ के आएंगे। हम लोगों ने अनुमान किया है कि जो लास्ट टाइम लगभग 50 लाख की जो श्रद्धालु संख्या थी, इस बार बढ़ेगी और उन्हीं सभी बातों को दृष्टिगत आज की ये व्यवस्था संबंधी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, वो उसी आधार पे आज उस पर सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की। भारी वाहन जो कमर्शियल वाहन हैं, उन पर हम सारे टैक्स, एंट्री टैक्स, ये टैक्स वो न लगा के हम ग्रीन सेस लगाने की बात कर रहे हैं। जो न्यूनतम होगा वो उत्तराखंड के वाहनों पर लागू नहीं होगा, वो बाहर के वाहनों पर होगा। उत्तराखंड के लोगों को इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर जो बाहर के वाहन, जो बड़े वाहन हैं, जो कमर्शियल वाहन हैं, उनके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं ताकि वो सीधे उनका पैसा कटे, हमारे वहाँ जाम की स्थिति न हो। उधर उत्तरकाशी में भी प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा विधिवत रूप से चलेगी, जिसके लिए पर्यटन सहित चारधाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों को व्यवस्थाओं को लेकर पूरी करने के निर्देश दे दिए गए। जो इन्होंने कराई है, विभागों ने जो भी कार्य कराए हैं, उसमें आज जैसे यमुनोत्री में हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं जायजा लेने, और लग रहा है कोई कमी पाई जाएगी उसको भी हम पूरा कराएंगे। और इसीलिए कल 22 तारीख को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग भी गंगोत्री जाएंगे। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही पूरी दुनिया ने देखी। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में भी तुर्की के जैसे बड़ी तबाही का खतरा है। वीडियो संस्थान ने वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, इसलिए भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अलर्ट रहने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं।
इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब कुदरत का मूड बिगड़ता है तो फिर इंसानों की कुछ भी नहीं चलती। मगर वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र के लिए भी चिंता जाहिर की है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का दावा है कि तुर्की जैसा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आ सकता है। इस तरह का अर्थक्वेक अगर इस रीजन में आया, नॉट ओनली उत्तराखंड से 300 किलोमीटर दूर साउथ वार्ड में जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, वहाँ पर टॉल राइजिंग बिल्डिंग है, उसके भी हमारा इम्पैक्ट गिरने का और इसके ऊपर इम्पैक्ट होने का संभावना है। तो वी हैव टू बी very careful whenever we'll be having some sort of new buildings. We have to follow earthquake resilient structure. हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है। यहाँ होने वाली हल्की सी हलचल लोगों की चिंता बढ़ा देती है। तो क्या वैज्ञानिकों की बात सही है? उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका है। Since entire Himalayan belt, जिसमें उत्तराखंड is also one of the Indian Himalayan state, यहाँ ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सेस्मिक जोन एक गैप 1934 बिहार नेपाल बॉर्डर में एक बड़ा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, मोर देन 8 मैग्नीट्यूड, और वेस्टर्न में आपको 1905 में कांगड़ा रीजन में एक 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। उत्तराखंड में वैसे भी छोटे भूकंप आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे भूकंप आना चिंता का विषय नहीं। छोटे भूकंप आने से एनर्जी रिलीज होती रहती है, मगर परेशानी उस वक्त बढ़ सकती है जब कोई बड़ा भूकंप आएगा। जाहिर है कि उत्तराखंड में भी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वीआरओ ने इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढे बन रही हैं। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। प्रशासन की कोशिश है कि उससे पहले इन गड्ढों को भर दिया जाए। और चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ की, जहां मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसके चलते आपदा से पीड़ित लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटक स्थल बद्रीनाथ धाम, औली, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, कुंवारी पास और चेनाब घाटी में भी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की चोटियां ऐसे लग रही हैं मानो बर्फ की चादर ही ओढ़ रखी हो। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। दरअसल गणेश जोशी की कांग्रेस पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हो उठे और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस मांग रही है कि गणेश जोशी को माफी मांगनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।